लिन ये की कहानी पार्ट 1। कहानी शुरू होती है अवेकनिंग सेरेमनी के दिन से। पूरा हॉल जोश, घबराहट और उम्मीदों से भरा हुआ है। हर तरफ स्टूडेंट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई उत्साह से बोलता है, यार आखिरकार वो दिन आ ही गया, आज पता चलेगा किसका कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले किस आत्मा पशु से होगा। पर लिन ये का दिमाग किसी और ही उलझन में उलझा है। बचपन से ही उसके सिर के अंदर कई अलग अलग औरतों की आवाजें गूंजती रहती हैं, कुछ बड़ी जिद्दी, कुछ लगभग आक्रामक। पूरे 10 साल से यही उसे परेशान करता आया है। अनाउंसर पुकारता है, लिन ये कृपया अपना हाथ अवेकनिंग क्रिस्टल पर रखिए। लिन ये मन ही मन सोचता है, जो होना है सो होगा, किस्मत में जो लिखा है वो टलेगा नहीं, और अपना हाथ क्रिस्टल पर रख देता है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता। भीड़ में फुसफुसाहट फैलती है। क्या हुआ? कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? कहीं लिन ये की जागृति नाकाम तो नहीं हो गई? कोई तंज करता है, लगता है कुछ लोग बस बाहर से ही चमकते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। पर तभी सिर के अंदर एक आवाज बेसब्री से बोलती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इतनी खुशी हो रही है, इतना जोश आ रहा है, आखिरकार आज वो दिन आ गया। मास्टर, क्या मैं ही तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बनूंगी? मास्टर, अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे प्यार करूं। दूसरी तरफ कोई और आवाज चिल्लाती है, हटो यहाँ से, तुम लोमड़ियों की टोली। मास्टर सिर्फ मेरे हैं? लिन ये थकी हुई सांस लेते हुए मन में सोचता है, इन औरतों का इस तरह बाहर आना कभी अच्छी खबर नहीं होती। अचानक 7 रंगों का एक विशाल प्रकाश स्तंभ आसमान तक उठता है। पूरा हॉल सन रह जाता है। कोई चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? 7 रंगों वाला प्रकाश स्तंभ, ये तो एसएसएस ग्रेड जागृति है। भीड़ में हंगामा मच जाता है। एसएसएस ग्रेड? हमारे स्कूल में कोई एसएसएस ग्रेड निकला है? मुझे पता था ये लड़का इतना साधारण हो ही नहीं सकता था। कोई और हैरान होकर बोलता है, पूरे शेंक्सिया एम्पायर में एसएसएस ग्रेड जागृति गिनी चुनी ही होती है। प्रकाश स्तंभ के बीचों बीच से एक 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी प्रकट होती है। फिर अचानक वो अपना रूप बदलती है और उसकी जगह एक अद्भुत सुंदर लड़की खड़ी नजर आती है। भीड़ में सांसें थम जाती हैं। कोई बुदबुदाता है, ये तो पौराणिक 9 पूंछ वाली आसमानी लोमड़ी है, और वो भी अभी अभी जागते ही अपना रूप बदल ले रही है। इतनी खूबसूरत है, मैं तो एक लड़की होकर भी दिल की धड़कन तेज महसूस कर रही हूँ। लोमड़ी लड़की लिनिये की तरफ दौड़ते हुए बोलती है, मास्टर आखिरकार मैंने आपको देख ही लिया। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, और उसे कसकर गले लगा लेती है। भीड़ में कोई शर्मिंदा होकर बोलता है, बेटा जरा माहौल का तो ख्याल रखो। पर कोई और फुसफुसा कर कहता है, ये कैसा आत्मा पशु है भला? ये तो बिल्कुल एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की है। मैं भी चाहता हूँ ऐसी खूबसूरत छोटी पत्नी मुझे भी गले लगाए। लोमड़ी लड़की गुस्से से चिल्लाती है, पहले वो सब बाहर निकलो, और भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम कमीने, मुझसे पहले मास्टर को घेरने की हिम्मत कैसे की? लिन ये घबरा कर पूछता है, तुमने इन सबको क्या किया? वो शान से जवाब देती है, कुछ नहीं मास्टर, मैंने बस थोड़ी देर के लिए इनकी आवाजें दबा दी हैं। मास्टर बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हूँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं हमेशा आपकी अच्छे से हिफाजत करूंगी और आपको हमेशा अपने पास रखूंगी। लिन ये संभलते हुए धीरे से बोलता है, क्या हम पहले नीचे तो उतर सकते हैं? इतनी भीड़ के सामने ठीक नहीं लगता। लोमड़ी लड़की अनसुना करते हुए बोलती है, ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्यों ना मैं इन सबको मार डालूं, फिर कोई हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। लिन ये सख्ती से मना करता है, बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे क्लासमेट और टीचर्स हैं, तुम मनमानी नहीं करोगी। वो मासूमियत से बोलती है, पर मास्टर इन लोगों का आपको देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, खासकर वो औरतें जो लगातार आपकी तरफ देख रही हैं, कितना बुरा लग रहा है, मन कर रहा है उनकी आंखें ही निकाल दूं। लिन ये डांटते हुए बोलता है, ठंडी हो जाओ, मेरी इजाजत के बिना किसी को नुकसान मत पहुंचाना। लोमड़ी लड़की मुंह फुलाते हुए बोलती है, मास्टर आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, आप दूसरी औरतों की खातिर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। लिन ये सफाई देते हुए बोलता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर बात पर मार काट मत करो, समझी? वो आखिरकार मान जाती है, ठीक है मास्टर ने कह ही दिया है तो मैं फिलहाल इन सबको छोड़ देती हूँ, पर मास्टर को मुझसे वादा करना होगा, आगे से सिर्फ मुझे ही देखना, सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, सिर्फ मेरे साथ ही अच्छे रहना, वरना मुझे बहुत दुख होगा, और जब मुझे दुख होता है तो मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। भीड़ में कोई फुसफुसा कर बोलता है, ये लड़की तो बड़ी छोटी की तमीज ही भूल गई, एक पालतू आत्मा पशु होकर अपने ही मास्टर को धमकी दे रही है। लिन ये मन ही मन झुंझलाकर सोचता है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, ये तो जैसे मैंने खुद अपने लिए कोई बड़ा बुजुर्ग पाल लिया हो। यहाँ तो मास्टर कम नौकर ज्यादा मैं ही लग रहा हूँ। फिर सोचता है, मैंने इसे स्पिरिट स्पेस में वापस क्यों नहीं भेजा, और लोमड़ी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें स्पिरिट स्पेस में वापस नहीं भेज सकता? वो साफ इनकार करती है, नहीं, मैं 18 साल इंतजार करके आज मास्टर से मिली हूँ, अब इतनी जल्दी अलग होना मुझे मंजूर नहीं, और मास्टर की गोद इतनी गर्म है, इतनी आरामदायक, मुझे बहुत पसंद है। तब स्कूल के प्रिंसिपल जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, खुशी से बोलते हैं, लेन ये बधाई हो, एसएसएस ग्रेड जागृति, ये हमारे 3rd यूशु हाई स्कूल के स्थापना काल से लेकर आज तक का पहला एसएसएस ग्रेड सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट युशाउशी है। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। लिन ये विनम्रता से जवाब देता है, बस किस्मत अच्छी थी, इतनी बड़ी बात नहीं। वो झुंझलाकर बोलता है, बूढ़े आदमी तुम रास्ते में क्यों खड़े हो,
फिर बात संभालते हुए बोलता है, अच्छा, एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल वाला सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वाकई अलग ही होता है। न सिर्फ रूप बदल सकता है बल्कि मास्टर के प्रति इतना समर्पित भी है। प्रिंसिपल लोमड़ी लड़की से पूछते हैं, बिटिया तुम्हें किस नाम से पुकारें? वो शान से जवाब देती है, बूढ़े आदमी, याद रखना मेरा नाम बाई चुकी है। मैं अपने मास्टर की सबसे प्यारी पत्नी हूँ। लिनिये घबरा कर टोकता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो मासूमियत से बोलती है, मैं बकवास नहीं कर रही, मास्टर पहले से ही मेरे थे, मुझे तो मास्टर से शादी ही करनी है। प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं, ये बाई बिटिया वाकई बहुत सीधी सच्ची है। फिर आवाज लगाते हैं, अच्छा सब लोग शांत हो जाइए। जागृति समारोह आगे जारी रखते हैं, पर तभी किसी की आवाज आती है, प्रिंसिपल साहब ये समारोह अभी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि अवेकनिंग क्रिस्टल टूट चुका है। प्रिंसिपल तुरंत आदेश देते हैं, बैकअप वाला क्रिस्टल लेकर आओ जल्दी। लोमड़ी लड़की उत्साह से पूछती है, मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिन ये जवाब देता है, घर। वो खुश होकर बोलती है, बढ़िया बढ़िया, मास्टर का घर अब मेरा भी घर है। अब हम रोज साथ रह सकते हैं, साथ खाना खा सकते हैं, साथ सो सकते हैं और साथ। लिन ये तुरंत टोकते हुए बोलता है, रुको रुको, आगे मत सोचो, आगे सोचते ही मुसीबत होने वाली है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोलती है, मास्टर का ये रिएक्शन कितना क्यूट है। लिन ये खींच कर बोलता है, बकवास बंद करो, जल्दी मेरे साथ घर चलो। और वैसे भी तुम एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हो, तुम्हें तो स्पिरिट स्पेस में रहना चाहिए ना। वो साफ मना करती है, नहीं, मुझे उस ठंडी सी जगह में बिल्कुल नहीं रहना, मुझे तो मास्टर के साथ ही रहना है। मैं तो मास्टर के घर में ही सोऊंगी। रास्ते में लोगों की भीड़ रुककर उन्हें देखती है, कोई फुसफुसाता है, ये कॉस्प्ले है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही है। उसके सिर पर वो कान असली हैं क्या? हिल भी रहे हैं। कोई और जोड़ता है और वो पीछे वाला लड़का भी बड़ा हैंडसम है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। लोमड़ी लड़की खुश होकर बोलती है, मास्टर सुना आपने, लोग कह रहे हैं हम दोनों बड़ी अच्छी जोड़ी बनाते हैं। लिन ये खींचकर बोलता है, बकवास मत करो, जल्दी मेरे साथ घर चलो। घर पहुंचकर लोमड़ी लड़की हर कमरे में घूमते हुए बोलती है, अब से यहाँ मेरी भी जगह है। लिन ये हैरान होकर सोचता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा इस घर से जानी पहचानी लग रही है। फिर वो कमरे की खुशबू सूंघते हुए बोलती है, मास्टर के कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लिन ये थक कर सोचता है, इसका करूं तो क्या करूं। वो पास आकर बोलती है, मास्टर इधर आइए ना। लिन ये सख्त होकर बोलता है, ठीक से बैठो, अभी खेलने का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। लोमड़ी लड़की तुरंत राजी होकर बोलती है, ठीक है मास्टर, जो पूछना है पूछिए, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी। लिन ये पहला सवाल पूछता है, सबसे पहले तुम असल में हो कौन? वो सीधा जवाब देती है, मैं मास्टर का सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हूँ। क्या मास्टर को नहीं पता? लिन ये साफ करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम मेरा सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो। मैं तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने कहा तुम मेरे शरीर में 18 साल से थी, तो असल में तुम कब और कैसे अंदर आई? वो सोचते हुए जवाब देती है, मुझे भी ठीक से याद नहीं। जब पहली बार मुझे होश आया, मैं पहले से ही मास्टर के शरीर में थी। तब मास्टर शायद अभी एक नन्हा बच्चा ही थे, गुलाबी गुलाबी, बेहद प्यारा। लिन ये आगे पूछता है, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मेरे अंदर क्यों आई? वो सीधा मान लेती है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। लिन ये दूसरा सवाल पूछता है, मेरे सिर में जो बाकी की आवाजें हैं वो सब कौन है? क्या वो भी मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हैं? वो कुछ चिढ़कर बोलती है, वो लोग बस मास्टर के ऊपर परजीवी की तरह चिपकी हुई कुछ आत्माएं हैं, बड़े ही तंग करने वाले, पूरे दिन मास्टर के दिमाग में शोर मचाते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लिन ये चौंक कर पूछता है, तो वो सच में मेरे ही सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हैं? वो हामी भरते हुए बोलती है, बिल्कुल सही, वो सब मास्टर के ही हैं। मास्टर की स्थिति बहुत खास है, आपकी आत्मा के अंदर एक साथ कई सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स रहते हैं और मैं ही सबसे पहली हूँ जो जागी। लिन ये हैरान होकर पूछता है, मेरे अंदर मुझे मिलाकर कुल कितने हैं? वो हिसाब लगाते हुए बोलती है, मिलाकर लगभग 9 होंगे। लिन ये चौंक कर पूछता है, 9? वो शांत करते हुए बोलती है, मास्टर बेचैन मत होइए, ये तो बस फिलहाल जितना मैं महसूस कर पा रही हूँ उतनी संख्या है, और भी हो तो पता नहीं। आखिर मास्टर की काया इतनी खास है कि मैं भी पूरी तरह से इसे भांप नहीं पाती। फिर वो हिदायत देते हुए बोलती है, मास्टर ध्यान रखिएगा, आगे चाहे जितने भी छोटी छोटी परियां बाहर आए, आपके दिल में मेरा स्थान हमेशा सबसे पहले रहना चाहिए। मैं ही असली रानी हूँ, बाकी सब मेरे बाद ही आएंगे। लिन ये थक कर मान जाता है, ठीक है, तुम ही रानी हो, तुम ही सबसे बड़ी हो, ठीक है ना? फिर वो तीसरा सवाल पूछता है, मैं तुम्हें स्पिरिट स्पेस में वापस क्यों नहीं भेज पा रहा? वो सीधा जवाब देती है, क्योंकि मुझे वापस जाना ही नहीं है। लिन ये पूछता है, ये कोई तुम्हारी मर्जी की बात है क्या? आमतौर पर तो एक युशुशी अपने बीस्ट को जबरदस्ती वापस बुला सकता है। वो शरारत से बोलती है, शायद इसलिए क्योंकि मास्टर फिलहाल बहुत कमजोर हैं। लिन ये चिढ़कर पूछता है, क्या मतलब है, मैं कमजोर हूँ? वो समझाते हुए बोलती है, मतलब ये कि मास्टर की आत्म शक्ति अभी इतनी मजबूत नहीं कि वो मुझे जबरदस्ती स्पिरिट स्पेस में वापस भेज सके। हाँ, अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं खुद ही वापस जा सकती हूँ, पर मुझे तो नहीं जाना, मुझे मास्टर के साथ हमेशा रहना है, एक पल के लिए भी दूर नहीं होना। लिन ये पूछता है,
है तुम्हारी असल ताकत कितनी है। वो बेपरवाही से जवाब देती है, मेरी ताकत कितनी है पता नहीं, बस बहुत बहुत ज्यादा है, इतना ही समझ लीजिए। लिन ये आखिरी सवाल पूछता है, तुमने जो बाकी सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स के बारे में बताया वो कब बाहर आएंगे। वो जवाब देती है, शायद जब मास्टर अगले स्तर पर पहुंचेंगे तभी वो एक एक करके प्रकट होंगे। लिन ये समझते हुए पूछता है, मतलब जैसे जैसे मेरा स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे एक नया सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट प्रकट होता जाएगा। वो हामी भरती है, हाँ अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो ऐसा ही होगा। फिर वो अचानक बोलती है, शाओ बाय, आज बहुत थकान भरा दिन रहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। जिस पर बाय चूकी उत्साह से बोलती है, नहाना, अच्छा अच्छा। लिन ये तुरंत रोकते हुए बोलता है, तुम कमरे में ही रहो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। वो मासूमियत से बोलती है, जाहिर है मास्टर के साथ ही नहाऊंगी। लिन ये सख्ती से बोलता है, बाहर ही रुको। वो मायूस होकर बोलती है, मास्टर कितने बेरहम हैं, मैं तो कितना चाहती थी मास्टर के साथ नहाना। फिर धीरे से बुदबुदाती है, पर मूर्ख मास्टर, तुम सोचते हो एक दरवाजा मुझे रोक लेगा। अगली सुबह बायचुकी उठाते हुए बोलती है, मास्टर सुप्रभात, मैं आपको जगा रही थी। लिन ये झुंझलाकर बोलता है, सुबह सुबह थोड़ी शांति नहीं रह सकती क्या, हट जाओ, मुझे साधना करनी है। तभी प्रिंसिपल का फोन आता है। लिन ये जवाब देता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। बायचुकी पूछती है, मास्टर बाहर जा रहे हैं। लिन ये बताता है, प्रिंसिपल ने बुलाया है, शायद न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन के बारे में बात करनी होगी। इतने दिनों से घर में बंद बैठे हैं, बाहर हवा भी खा लेंगे। वो खुश होकर बोलती है, बहुत दिनों बाद मास्टर के साथ बाहर जाना है, दम घुट रहा था। प्रिंसिपल दफ्तर में उत्साह से स्वागत करते हुए बोलते हैं, लिन ये आखिरकार तुम आ ही गए, तुमसे मिलना कितना मुश्किल हो गया था, मैं तो तारे टूटने का इंतजार करने जैसा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिन ये माफी मांगते हुए बोलता है, प्रिंसिपल साहब माफी चाहूंगा, साधना में इतना व्यस्त था कि मैसेज देख ही नहीं पाया, अभी देखा तो फौरन चला आया। प्रिंसिपल खुश होकर बोलते हैं, साधना करना अच्छी बात है, इतनी मेहनत करते हो, मुझे और भी भरोसा हो गया। लिन ये इतने दिनों बाद तुम्हारा रंग रूप देखकर लगता है साधना अच्छी चल रही है। लिन ये विनम्रता से बताता है, आपकी दुआओं से ठीक ठाक ही चल रहा है, किस्मत से मैं फर्स्ट स्टेज पीक तक पहुंच गया हूँ। प्रिंसिपल चौंक कर पूछते हैं, क्या कहा, फर्स्ट स्टेज पीक, तुमने ये कैसे किया। लिन ये सहजता से बताता है, कुछ खास नहीं, बस हर दिन मेहनत से साधना करता रहा और थोड़ी किस्मत भी अच्छी रही, कुछ अवसर मिल गए। प्रिंसिपल तारीफ करते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे थर्ड यूशु हाई स्कूल की स्थापना के बाद से पहला एसएसएस ग्रेड टैलेंट है। इतनी तेजी से साधना करना सच में हैरान करने वाला है। लगता है इस बार न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन में हमारा स्कूल वाकई गर्व से सिर उठा सकेगा। प्रिंसिपल आगे बताते हैं, आज तुम्हें बुलाने की मुख्य वजह कंपटीशन से जुड़ी कुछ बातें ही हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारे जागृति इनाम के बारे में। हमारे स्कूल के नियम के मुताबिक जो भी स्टूडेंट ए ग्रेड या उससे ऊपर की जागृति दिखाता है, स्कूल उसे उचित इनाम देता है। तुम एसएसएस ग्रेड होने के नाते सबसे ऊंचे दर्जे का इनाम पाने के हकदार हो। बोर्ड की सलाह के बाद तय हुआ है कि तुम्हें 50 लाख डिवाइन कॉइन की नकद राशि दी जाएगी। साथ ही शहर के बीचों बीच एक हाई एंड अपार्टमेंट भी 180 वर्ग मीटर का, पूरी तरह सजा धजा तैयार रहने लायक। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी तैयार रखा है। प्रिंसिपल एक कार्ड निकालते हुए बोलते हैं, ये एक एस ग्रेड आत्मा पशु एक्सचेंज कार्ड है। इस कार्ड से तुम किसी भी वॉन्शो मॉल में बिकने वाले एस ग्रेड पोटेंशियल फर्स्ट स्टेज बीस्ट को एक्सचेंज कर सकते हो। मुझे पता है लिन, ये तुम्हारी घरेलू परिस्थिति साधारण है और युशुशी बनना एक बेहद खर्चीला पेशा है। ये बस मेरी छोटी सी भेंट समझ लो। तुम जैसा टैलेंट पैसों की कमी की वजह से दबकर नहीं रह जाना चाहिए। लिन ये संकोच से बोलता है, प्रिंसिपल साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। प्रिंसिपल टालते हुए बोलते हैं, क्या ज्यादा क्या कम, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो, जांघाई सिटी का भी गर्व हो, ये सब कुछ भी नहीं है। बस जब बड़े हो जाना अपने स्कूल को मत भूलना। और ये चीजें मुफ्त में भी नहीं दी जा रही। स्कूल चाहता है तुम जल्द से जल्द तैयार होकर 1 महीने बाद होने वाले जांघाई सिटी न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन में हमारे थर्ड युशु हाई स्कूल की तरफ से हिस्सा लो। लिन ये पूछता है, न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन? प्रिंसिपल समझाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारे जांघाई का सालाना बड़ा आयोजन है। शहर के सभी हाई स्कूलों के होनहार स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। मुकाबला बेहद कड़ा होता है। पिछले सालों की चैंपियनशिप ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड हाई स्कूल ने ही जीती है। हमारा थर्ड हमेशा उप विजेता ही बना रहा। इस बार शायद हमारा थर्ड भी चैंपियन बनने का मौका पा सके। स्कूल को तुमसे बहुत उम्मीद है। लिन ये बताओ, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? लिन ये सहमति जताते हुए बोलता है, समझ गया प्रिंसिपल साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल राहत की सांस लेते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारी इस बात से ही मुझे तसल्ली हो गई। तुम्हारी काबिलियत और पोटेंशियल को देखते हुए अगर कोई अनहोनी न हो तो चैंपियनशिप तुम्हारी ही होनी चाहिए, पर लापरवाही मत करना। प्रिंसिपल आगे चेतावनी भरे अंदाज में बताते हैं, इस बार का इनाम इतना भारी भरकम इसलिए भी है क्योंकि इस साल के प्रतियोगियों का स्तर पिछले सालों से कहीं ऊंचा है। मुझे जो जानकारी मिली है, अकेले जांघाई सिटी में इस साल एस ग्रेड और उससे ऊपर की जागृति वाले स्टूडेंट्स की संख्या
संख्या 12 तक पहुंच चुकी है, पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है फर्स्ट यूशु हाई स्कूल का छिनहाओ। बड़े रईस घराने से है, गहरी विरासत रखता है। इस साल का जंघाई का इकलौता SS ग्रेड जागृति वाला स्टूडेंट बेहद मजबूत माना जा रहा है, चैंपियनशिप के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार। इसके अलावा सेकंड यूशु हाई स्कूल का जाओ वूजी, फिफ्थ यूशु हाई स्कूल का जिनफान, 8th यूशु हाई स्कूल की शाओ युए, इन सब की ताकत भी कम नहीं। और भी कई स्कूलों से होनहार स्टूडेंट्स उभरे हैं। इसलिए लिनिये, भले ही तुम SSS ग्रेड हो, फिर भी लापरवाही बिल्कुल मत करना। लिनिये भरोसा दिलाते हुए बोलता है, प्रिंसिपल साहब बेफिक्र रहिए, मुझे अंदाजा है। प्रिंसिपल उसे प्रतियोगिता का प्रवेश प्रमाण पत्र थमाते हुए बोलते हैं, ये लो, समय आने पर इसी से तुम प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकोगे। तुम्हारी इस मेहनत के लिए मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगा, जाओ अच्छे से तैयारी करो, मैं मैदान में तुम्हारी विजय का इंतजार करूंगा। लिन ये आभार जताते हुए बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। बाहर निकलते हुए बायचूकी खुशी से सोचती है, SSS ग्रेड जागृति, फर्स्ट स्टेज पीक। लगता है इस बार वाकई हमारा थर्ड यूशु हाई स्कूल उभरने वाला है। उसके अंदर की बाकी आवाजें भी हलचल मचाने लगती हैं। एक बोलती है, आखिरकार वो दिन आ गया, इस बार बारी मेरी होनी चाहिए। दूसरी टोकती है, मुझे लगता है इस बार बारी मेरी है। और उनकी छेड़छाड़ के बीच लिन ये मन ही मन थक कर सोचता है। फिर लिन ये वांशु मॉल के लिए निकलता है। आखिरकार सेकंड स्टेज यूशुशी बन गया हूँ। ये एहसास सच में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। रास्ते में एक तेज धूप जैसी सुनहरी आवाज अचानक बोल उठती है, मास्टर आखिरकार मैं आपके पास आ गई। 18 साल हो गए, मैंने अनगिनत बार बंधन तोड़कर आपके पास आने की कोशिश की, पर तब आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। अब आखिरकार मैं बाहर आ सकती हूँ। अब से कोई भी मुझे आपकी हिफाजत करने से नहीं रोक सकता। लिन ये चौंक कर मन में सोचता है, ये तो बहुत ही उत्साही निकली, कुछ अशुभ जैसा एहसास हो रहा है। वो आवाज आगे बोलती है, नहीं, ये अभी काफी नहीं है। मास्टर को पता है मैं इस पल का इंतजार करते हुए कितना वक्त गुजार चुकी हूँ। पूरे 18 साल, 6602 दिन रातें, हर धड़कन में मैं आपके ही बारे में सोचती रही। मास्टर मेरे ही हैं। लिन ये घबरा कर सोचता है, ये तो एक और चिपकू निकली, और शायद बायचूकी से भी ज्यादा गंभीर। वो पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम जिनियाओ है ना? जरा शांत हो जाओ, बात आराम से करते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हो? वो साफ मना करती है, नहीं छोड़ूंगी। 18 साल इंतजार करने के बाद ये पल मिला है, अभी कैसे छोड़ दूं? और मास्टर ने अभी अभी मुझे इतने रूखे अंदाज में पुकारा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिन ये पूछता है, तो तुम्हें क्या बुलाऊं? वो जवाब देती है, मुझे शियर बुलाओ या फिर बावर। लिन ये तय करता है, ठीक है तो मैं तुम्हें शियर ही बुलाऊंगा। तभी बायचूकी गुस्से से चिल्लाती है, अरे तुम बेशरम लाल रंग की चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? शियर तुनक कर जवाब देती है, तुम्हें क्या मतलब लोमड़ी? बायचूकी सख्ती से बोलती है, लाल चिड़िया तुम्हें तमीज नहीं आती क्या? तुमने पहले घटिया तरीके से मेरी इंद्रियां रोक दी थी, जिससे मैं लगभग 1 महीने तक मास्टर को देख ही नहीं पाई थी। ये हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया। शियर तंज करती है, अच्छा हुआ आज पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकता कर लेते हैं। बायचूकी ललकारती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम लाल चिड़िया में दम कितना है। लिन ये बीच में आकर रोकते हुए बोलता है, बस करो, तुम दोनों देखते ही लड़ने लगती हो, ये कैसा तरीका है? सबसे पहली बात, तुम दोनों मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर अहमियत रखती हो, इसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं। इतनी छोटी बात पर लड़ने की जरूरत नहीं। शियर तुरंत बोलती है, ये छोटी बात नहीं है, अब से हम सब एक ही परिवार हैं। बायचूकी तंज करते हुए बोलती है, इसके साथ परिवार, लाल चिड़िया, तुम्हें पता भी है इस पूरे महीने में रोज मास्टर के साथ रही हूँ। हमारे बीच जो रिश्ता है वो तुम जैसे अभी अभी आए किसी से कहीं ज्यादा गहरा है। शियर गुस्से में बोलती है, तुम क्या बोल रही हो मास्टर, क्या ये सच है? बायचूकी बेशर्मी से बोलती है, बिल्कुल सच है, मैं और मास्टर एक बेहतरीन जोड़ी हैं, तुम इसमें ऐतराज करने वाली कौन होती हो? लिन ये थक कर बोलता है, बस भी करो, मैंने कहा ना लड़ाई मत करो। कुछ देर की तकरार के बाद वो मान मनोबल में बोलता है, मैं समझ गया तुम दोनों की आपस में खटपट है, पर शियर के मान में आते ही तुम दोनों का इस तरह टकराना अच्छा नहीं लगता। ये तय करते हैं, आज से मैं तुम दोनों का व्यवहार परखूंगा, जो जितना समझदार, जितना सहयोगी रहेगा, उसका स्थान मेरे दिल में उतना ही ऊंचा होगा। इसके उलट जो हमेशा सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती रहेगी, मैं उसे नजरअंदाज करने में देर नहीं करूंगा। बायचूकी फौरन राजी होकर बोलती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, मैं जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी, उस लाल चिड़िया से 100 गुना ज्यादा समझदार बनकर दिखाऊंगी। शियर भी मान जाती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, मैं दिखा दूंगी कौन सच में आपके लायक है। लिन ये संतोष से मन में सोचता है, मैं सच में एक जीनियस हूँ, इतना बड़ा घमासान इतनी आसानी से संभाल लिया। वांशो मॉल पहुंचकर लिन ये गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर मास्टर लियू से बात करता है, मास्टर लियू
शुक्रिया वांशु मॉल, चलिए। मास्टर लियू जवाब देता है, ठीक है लिन साहब। मॉल के अंदर एक स्टाफ सदस्य स्वागत करते हुए बोलता है, स्वागत है, आप दोनों को किस चीज में मदद चाहिए? लिन ये बताता है, मुझे एस ग्रेड पोटेंशियल वाले बीस्ट देखने हैं। स्टाफ रास्ता दिखाते हुए बोलता है, जी मेरे साथ आइए, एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट का सेक्शन 5वीं मंजिल पर है। पहुंचकर बताता है, सर यही हमारा एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट सेक्शन है। फिलहाल 12 एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट बिक्री के लिए मौजूद हैं। सभी की गुणवत्ता की पूरी गारंटी है। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लेपर्ड, एस ग्रेड पोटेंशियल, गति और बिजली हमलों में माहिर। इसकी रफ्तार अपने स्तर के दूसरे बीस्ट में सबसे ऊंची मानी जाती है। टीम फाइट और सिंगल फाइट दोनों में बेहद कारगर। बायचुकी तुरंत तंज करती है। एक छोटी सी बिल्ली भी मास्टर के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रही है। स्टाफ घबरा कर पूछता है, ये क्या हो गया अचानक? बायचुकी बेपरवाही से जवाब देती है, कुछ नहीं, बस इसे थोड़ी बदतमीजी दिखाई दे रही थी, सोचा मास्टर के सामने थोड़ी तमीज सिखा दूं। स्टाफ सहमते हुए बोलता है, शायद इसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, चलिए दूसरा देखते हैं। आगे बढ़ते हुए बताता है, ये फ्रॉस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन है, दुर्लभ आइस ड्रैगन, ब्लड लाइन रखता है, आक्रामकता और सुरक्षा दोनों में बेहद कमाल का है। बायचुकी बीच में टोकते हुए कहती है, लगता है ये सारे बीस्ट थोड़े थके हुए हैं, क्यों ना हम खुद ही घूम घूम कर देखें। स्टाफ मान जाता है, जी ठीक है, कुछ भी चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा, मैं शाओ बाई हूँ। लिन ये धीरे से चिढ़ते हुए बोलता है, तुम थोड़ा संभल नहीं सकती? इस तरह से तो मैं बीस्ट चुनूं भी कैसे? बायचुकी सफाई देती है, मास्टर को ऐसे घटिया बीस्ट क्यों चाहिए भला? फिर मस्ती में आकर पूछती है, मास्टर मैं क्यूट लगती हूँ ना? और खुद अपना रूप बदलकर एक और शक्ल दिखाती है। लिन ये हैरान होकर पूछता है, अरे तुम्हारे पास ये भी है, पहले क्यों नहीं बताया? वो शरारत से बोलती है, अगर मैंने पहले ही ये रूप दिखाया होता तो कल रात मास्टर शायद। लिन ये तुरंत टोकते हुए बोलता है, कल रात की बात मत करो। वो नटखट होकर पूछती है, क्यों नहीं करूं? मुझे तो कल रात बहुत अच्छा लगा था। लिन ये खींच कर बोलता है, बस भी करो, ज्यादा मजाक करना ठीक नहीं, इतनी फुर्सत है तो बेहतर है, मुझे कोई अच्छा बीस्ट ढूंढने में मदद करो। वो हामी भरते हुए बोलती है, ठीक है, जब मास्टर ऐसा कह ही रहे हैं तो मैं मन मारकर एक बीस्ट चुन ही देती हूँ। बायचुकी गौर से देखते हुए बताती है, मास्टर देखिए, वो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लेपर्ड, इसका खून वंश बेहद अशुद्ध है, बुनियादी बिजली शक्ति तक ठीक से संघनित नहीं कर पा रहा। ये तो एक घटिया सा दोषपूर्ण नमूना है। वो फ्रॉस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन तो और भी बेकार है, कहने को आइस ड्रैगन ब्लड लाइन है, पर असल में बेहद पतला है, ड्रैगन जैसी दहशत भी नहीं छोड़ पाता, बस एक ड्रैगन खून वाली मिली जुली छिपकली है, मास्टर के लायक बिल्कुल नहीं। और वो बगल वाला लावा जायंट टर्टल भी बहुत भारी भरकम और सुस्त है, सुरक्षा तो ठीक ठाक है, पर हरकत घोंगे जैसी धीमी, लड़ाई में तो बस एक चलता फिरता निशाना बनकर रह जाएगा। लिन ये हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है? वो घमंड से बोलती है, जाहिर है, मैं तो 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ, इन निचले दर्जे की प्रजातियों की असलियत एक नजर में पकड़ में आ जाती है। ये सब कहलाने को एस ग्रेड बीस्ट हैं, पर असल में बस मिली जुली अशुद्ध खून वाली नस्लें हैं। असली शुद्ध खून का एस ग्रेड इतनी आसानी से पिंजरे में बंद होकर बिकने की नौबत पर कहाँ आता है? लिन ये पूछता है, तो क्या यहाँ कोई भी तुम्हारी नजर में सही नहीं? वो सोचकर बोलती है, ऐसा भी नहीं है, अगर सबसे कम बुरे में से चुनना ही है तो एक है जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। लिन ये पूछता है, कौन सा? वो इशारा करते हुए बोलती है, अरे इसमें तो हिम्मत भी है। फिर बताती है, ये है शाओफेंग वुल्फ, मास्टर की नजर बहुत अच्छी है, ये सच में शाओफेंग वुल्फ ही है, पर ये कोई साधारण शाओफेंग वुल्फ नहीं है। लिन ये पूछता है, कैसे मतलब? वो समझाती है, साधारण शाओफेंग वुल्फ तो एस ग्रेड पोटेंशियल में सबसे निचले पायदान पर आता है, खून वंश साधारण, विकास की सीमा भी कम, पर ये वाला अलग है, इसके शरीर में हल्का सा टियानलांग यानी हेवनली वुल्फ का खून बहता है। लिन ये चौंक कर पूछता है, हेवनली वुल्फ का खून? वो हामी भरती है, बिल्कुल सही, टियानलांग प्राचीन काल का एक बेहद खौफनाक और असाधारण जीव रहा है। हालांकि इस शाओफेंग वुल्फ के अंदर वो खून बेहद पतला है, फिर भी चूंकि वो एक प्राचीन खून वंश है, इसने इसे आम शाओफेंग वुल्फ से कहीं ज्यादा पोटेंशियल और विकास की गुंजाइश दे दी है। अगर सही तरीके से पाला जाए तो भविष्य में इसका उल्टी दिशा में विकास यानी पूर्वजों जैसी शक्ल में लौटना, रिवर्स एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन, भी नामुमकिन नहीं। बेशक ये सिर्फ एक संभावना ही है, इसकी संभावना 10,000 में 1 से भी कम है, पर अगर एक ही चुनना है तो मुझे लगता है इसे पालना थोड़ी मेहनत के लायक है। लिन ये फैसला करते हुए बोलता है, ठीक है तो यही सही। स्टाफ के पास जाकर लिन ये बताता है, मुझे ये शाओफेंग वुल्फ चाहिए। स्टाफ तारीफ करते हुए बोलता है, सर की नजर बहुत अच्छी है। शाओफेंग वुल्फ हवा प्रकार का एक बेहतरीन युद्ध कुशल बीस्ट है, एस ग्रेड पोटेंशियल वालों में भी काफी ताकतवर माना जाता है। ये वाला अभी अपने विकास के स्वर्णिम दौर में है, इसकी बुनियादी क्षमताएं बेहद पुख्ता हैं, हर पैमाने पर अपने स्तर के औसत से ऊपर हैं। कीमत 15 लाख
लाख डिवाइन कॉइन है। लिन ये कार्ड निकालते हुए बोलता है, मैं इससे पेमेंट करूंगा। स्टाफ थोड़ा हैरान होकर बोलता है, ये तो एस ग्रेड बीस्ट एक्सचेंज कार्ड है। फिर पूछता है, आप पक्का इसी शाओफेंग वुल्फ को एक्सचेंज करना चाहते हैं? लिन ये दृढ़ता से बोलता है, पक्का। स्टाफ राजी होकर बोलता है, ठीक है सर, जरा रुकिए, मैं अभी प्रक्रिया पूरी करता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आकर बताता है, सर ये लीजिए आपका शाओफेंग वुल्फ। लिन ये पूछता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रूम है क्या, मुझे इस्तेमाल करना है? स्टाफ बताता है, जी हमारे मॉल में एक खास कॉन्ट्रैक्ट रूम है, पूरी तरह से सुसज्जित, ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध, मेरे साथ आइए। पहुंचकर बताता है, सर यही है कॉन्ट्रैक्ट रूम, अभी फॉर्मेशन सक्रिय की जा रही है, पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर मदद चाहिए हो तो कॉल बटन दबा दीजिएगा। लिन ये शुक्रिया कहते हुए बोलता है, जी शुक्रिया। प्रक्रिया शुरू होती है, कुछ देर की मेहनत के बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। लिन ये संतोष से बोलता है, अच्छे बच्चे, बस थोड़ा और, हो गया, अब से मैं तुम्हें जुईफंग बुलाऊंगा। फिर तारीफ करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, अब से तुम मेरा एक मजबूत योद्धा है। बाई चुकी तंज करती है, इतनी जल्दी मास्टर के आगे झुक गया, कितना बेचारा सा छोटा कुत्ता है। जुईफंग हल्का सा दांत दिखाता है, जिस पर वो और तंज करती है, अरे अभी भी मुझ पर दांत दिखाने की हिम्मत। लिन ये बीच में आकर बोलता है, बस करो, इसे तंग मत करो। मास्टर के चेहरे की लाज रखते हुए इस बार माफ कर देता हूँ। फिर जुईफंग को हिदायत देते हुए बोलता है, याद रखना, इस घर में मास्टर के अलावा मैं ही सबसे बड़ी हूँ, समझे? लिन ये मुस्कुराते हुए बोलता है, समझ गया, चलो अब जो काम था वो हो गया, चलते हैं नया घर देखने। बाईचुकी खुश होकर बोलती है, हाँ चलो, अपना और मास्टर का नया घर देखने चलते हैं। रास्ते में ट्यांग्क्योंग ग्रुप का एक प्रतिनिधि आगे बढ़कर बोलता है, लिन ये, बहुत नाम सुना है आपका। कोई बात नहीं लिन साहब, घबराइए मत, मैं आज ट्यांग्क्योंग ग्रुप की तरफ से आपसे एक सहयोग की बात करने आया हूँ। लिन ये पूछता है, कैसा सहयोग? प्रतिनिधि समझाते हुए बोलता है, बात बहुत सीधी है, ट्यांग्क्योंग ग्रुप लिन साहब को सबसे टॉप लेवल संसाधन देने को तैयार है, जिसमें शामिल है हर महीने 1 करोड़ डिवाइन कॉइन की साधना निधि, खास ट्रेनिंग, मैदान और कोच टीम, और ट्यांग्क्योंग ग्रुप के तमाम गुप्त क्षेत्रों में प्राथमिकता से प्रवेश का अधिकार। बदले में बस इतना ही चाहिए कि लिन साहब हमारे साथ 10 साल का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। ट्यांग्क्योंग ग्रुप पूरी तरह से आपकी तरक्की में सहयोग देगा। ये समझौता लिन साहब के लिए 100% फायदे का सौदा है। लिन ये मन ही मन सोचता है, 10 साल, ये तो अपने आप को बेचने जैसा ही है। अगर इस पे साइन कर दिया तो बस उनके हाथ की एक शतरंज की गोटी बनकर रह जाऊंगा। फिर साफ इनकार करते हुए बोलता है, माफी चाहूंगा, फिलहाल मेरा किसी भी संगठन में शामिल होने का इरादा नहीं है। प्रतिनिधि दबाव डालते हुए बोलता है, लिन साहब आपको जरा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। ट्यांग्क्योंग ग्रुप जो शर्तें दे रहा है वो इस इंडस्ट्री की सबसे टॉप शर्तें हैं। ये मौका गंवा दिया तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लिन ये दोहराते हुए बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे दिलचस्पी नहीं है। प्रतिनिधि तंज भरे लहजे में बोलता है, लिन साहब इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए। एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल भले ही दुर्लभ है, पर अगर पर्याप्त संसाधन का सहारा ना हो तो ये बस एक पल की चमक बनकर रह जाएगा। जो ट्यांग्क्योंग ग्रुप आपको दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। बाईचुकी गुस्से से आगे आकर पूछती है, तुम हो कौन जो मेरे मास्टर को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? प्रतिनिधि हैरान होकर पूछता है, तुम ही हो वो रूप बदलने वाली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट? अफवाहों में सुना था, वाकई बेहद खूबसूरत हो, बस अफसोस स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही जंगली है। बाईचुकी चिढ़कर बोलती है, मेरे पास इससे भी ज्यादा जंगली चीज है, आजमा कर देखोगे? प्रतिनिधि हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या हिम्मत नहीं है क्या? आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बाईचुकी और तेज होकर बोलती है, इतनी सी हिम्मत में भी मेरे मास्टर को धमकाने चले आए थे। प्रतिनिधि डर कर पीछे हटते हुए बोलता है, हम चलते हैं, और भाग खड़ा होता है। बाईचुकी संतोष से बोलती है, इतनी सी हिम्मत में मेरे मास्टर को धमकी दे रहा था, इस बार ट्यांग्क्योंग ग्रुप को तो पूरी तरह नाराज कर ही दिया। लिन ये चिंतित होकर सोचता है, पर वो बेपरवाही से बोलती है, नाराज किया तो किया, बड़ी बात नहीं, अगर उन्होंने मास्टर को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। चलो चलते हैं नया घर देखने। मास्टर ली उन्हें बताते हुए बोलता है, लिन साहब व्हाइट मिस आ गए, यही आपका नया घर है, 1080 नंबर, टॉप फ्लोर, डुप्लेक्स, हवाई बागीचे और निजी बीस्ट पूल के साथ। ये रही चाबियां और एंट्री कार्ड। मेहनत के लिए शुक्रिया मास्टर लियू। बाईचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर जल्दी चलिए ऊपर देखते हैं। घर देखते ही वो खुश होकर बोलती है, मास्टर मुझे ये बहुत पसंद आया, अब से यही हमारा नया घर है। लिन ये मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, चाहो तो अक्सर यहाँ आ सकते हो। वो आगे उत्साह से बोलती है, मास्टर क्या हमें अपने नए घर आने की खुशी में कुछ खास नहीं करना चाहिए? लिन ये सतर्क होकर पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? वो सीधे पूछ बैठती है, मास्टर बताइए हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? लिन ये चौंक कर पूछता है, बच्चे तुम गंभीर हो? वो पूरी गंभीरता से जवाब देती है, बिल्कुल गंभीर हूँ, मैं मास्टर की सबसे करीबी साथी हूँ, हमारी आत्मा
आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो जाहिर है हमारे साझा बच्चे भी हो सकते हैं। और मास्टर की खास काया और मेरी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी वंशावली को देखते हुए बच्चे बहुत ही असाधारण होंगे। बेटा मास्टर जैसा सुंदर और तेज तर्रार, बेटी मेरे जैसी खूबसूरत। लिन ये थक कर बोलता है, अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुम इतनी दूर की सोच रही हो। वो मासूमियत से बोलती है, दूर कहाँ है, मुझे तो बहुत करीब लग रहा है, शायद जल्द ही हो भी जाए। लिन ये मन ही मन थक कर सोचता है, इस लड़की का कोई इलाज नहीं है। अगले दिन लिन ये अकेले यूफंग कैनियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। वहाँ एक शख्स आवाज लगाता है, अरे भाई अकेले हो? देखने से लग रहा है ये तुम्हारी पहली बार है यूफंग कैनियन में। हमारे साथ टीम अप नहीं करोगे? हमारी टीम में एक जगह खाली भी है। लिन ये शालीनता से मना करते हुए बोलता है, नहीं मुझे अकेले रहने की आदत है। वो शख्स चेतावनी देते हुए बोलता है, भाई मजाक में तो नहीं कह रहे? यूफंग कैनियन एक डी रैंक सीक्रेट रियल्म है। अंदर के जीव जंतु कोई खिलौने नहीं है। घाटी के अंदरूनी हिस्से में तो मुटंत विंडस्टॉर्म सर्पेंट तक है, जिसकी ताकत लगभग तीसरे स्तर के करीब मानी जाती है। अकेले अंदर जाना तो मौत को दावत देने जैसा है। लिन ये शुक्रिया कहते हुए बोलता है, आगाह करने का शुक्रिया, पर मुझे अपनी सीमा पता है। वो शख्स हार मानते हुए बोलता है, ठीक है, जब तुम खुद ही मुफ्त में जोखिम लेना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, बस बाद में शिकायत मत करना कि मैंने आगाह नहीं किया। फिर बुदबुदाते हुए कहता है, एक और अनजान नौजवान जिसे अपनी हद का अंदाजा ही नहीं। बाईचुकी चिढ़कर बोलती है, मास्टर ये आदमी बड़ा घटिया लग रहा है, चाहे तो मैं इसे थोड़ा सबक सिखा दूं? लिन ये मना करते हुए बोलता है, फालतू की झंझट मत करो, हम यहाँ अनुभव लेने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। वो मान जाती है, ठीक है फिलहाल इसे छोड़ देती हूँ। काउंटर पर पहुंचकर लिन ये बोलता है, मुझे एक यूफंग कैनियन टिकट चाहिए। कर्मचारी बताता है टिकट 50,000 डिवाइन कॉइन का है। पैसे देने के बाद वो आगे बताता है, ये लीजिए परमिट, प्रवेश द्वार के कर्मचारी को सौंप दीजिएगा, अंदर जा सकेंगे। ध्यान रहे सीक्रेट रियल्म के अंदर कोई भी संचार सिग्नल काम नहीं करता। खतरे की सूरत में रेस्क्यू टोकन तोड़ सकते हैं। गश्ती टीम मदद के लिए आएगी। हर बार का रेस्क्यू शुल्क कम से कम 1 लाख से शुरू होता है। वेरिफिकेशन पूरा होने पर बताता है, वेरिफिकेशन पूरा हुआ, अब आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाते ही आपको किसी सुरक्षित जगह पर रैंडमली टेलीपोर्ट किया जाएगा। टीम के साथ ही एक साथ चलना। इलाके का भूगोल जटिल है, जंगली जीव भी ढेरों हैं। बिना सोचे समझे अंदर मत घुसना। रेस्क्यू टोकन में आत्म शक्ति डालने पर वो नजदीकी निकास की दिशा दिखा देगा। खतरा दिखते ही तुरंत उसे तोड़ देना और गश्ती दल का इंतजार करना। शुभकामनाएं। अंदर पहुंचते ही बाईचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर यहाँ तो कितना शांत है, हमारी डेटिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है। तभी दूर से आवाज आती है, कुछ खरगोश जैसे जीव हमला बोलते हैं। बाईचुकी चिढ़कर बोलती है, इन बेवकूफों को देखो जरा। लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, जुहीफंग संभालो। जुहीफंग फौरन हमला करता है। वो जीव जिन्हें फेंगरिन रैबिट्स कहा जाता है, जो यूफंग कैनियन में सबसे आम मिलते हैं, तेज अटैक स्पीड वाले पर अकेले कमजोर होते हैं, चंद पलों में साफ हो जाते हैं। बाईचुकी तंज करते हुए बोलती है, तो बस कुछ खरगोश ही मारे हैं, इतना घमंड। फिर बुदबुदाती है, अगर मुझसे कहते तो एक नजर में ही ये सब राख हो जाते। लिन ये ताना मारते हुए बोलता है, हाँ तुम ही सबसे ताकतवर हो। बाईचुकी तुरंत बोलती है, अरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की भी जलन होती है क्या? आगे बढ़ते हुए वो सामने पड़े बीस्ट क्रिस्टल कोर्स को देखकर बताता है, जो युशुशी साधना के लिए एक अहम संसाधन होते हैं। भले ही निचले स्तर के क्रिस्टल्स ज्यादा कीमती नहीं होते, पर धीरे धीरे जमा करने से भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। बाईचुकी खाते हुए एक जीव को देखकर मजाक में बोलती है, बड़ा कच्चा कच्चा खाने का मन है क्या? लिन ये तंज करता है, अगर तुम्हें ऐसा भूखा लगे तो मैं जुईफंग को कहकर एक तुम्हारे लिए भी रखवा दूं। वो घमंड से इनकार करती है, छी मैं एक शानदार 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी हूँ, ऐसी घटिया शिकार का खून नहीं पीती, और अगर कभी खाना ही हो तो सिर्फ मास्टर का ही खाऊंगी। आगे बढ़ते हुए लिन ये रुक कर सुनता है, फिर बोलता है, आगे कुछ हलचल है। बाईचुकी बताती है, मुझे लग रहा है वहाँ ढेरों जीव इकट्ठे हो रहे हैं, शायद किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। लिन ये आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो चलकर देखते हैं। पास पहुंचने पर पता चलता है वो लोग फेंग्युन फ्रूट हवा बादल फल के लिए लड़ रहे हैं, एक कीमती संसाधन। लिन ये समझते हुए बोलता है, अच्छा इसीलिए रास्ते में जीव इतने कम मिल रहे थे, पता चला सब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। बाईचुकी पूछती है, मास्टर क्या आपको वो फल चाहिए? चाहे तो मैं जाकर सब छीन लाऊं? लिन ये रोकते हुए बोलता है, अभी जल्दबाजी मत करो, पहले इन्हें आपस में लड़ने दो, जब ये थक जाएंगे तब हम मौका देखकर हाथ आजमाएंगे। बाईचुकी शरारत से बोलती है, मास्टर बड़े चालाक हैं, पर मुझे ये पसंद है। लिन ये सुधारते हुए बोलता है, इसे चालाकी नहीं रणनीति कहते हैं, समझी? और रणनीति के मामले में भाई एकदम मास्टर हैं। जब लड़ाई खत्म होने लगती है तब लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, अब वक्त आ गया है जुईफंग। जवाब में जुईफंग फौरन हमला बोलता है।
सामने जो जीव लड़ाई में सबसे आखिर तक टिका रहता है वो थका हारा और घमंड में भरा होता है, पर जुईफंग उसे भी झटके में ढेर कर देता है। बाईचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर देखिए मैं कमाल की हूँ ना। लिन ये सराहते हुए बोलता है, हाँ तुम ही सबसे कमाल की हो। फिर अफसोस जताते हुए बोलता है, काश कोई स्टोरेज इक्विपमेंट होता, वरना इन सारे जानवरों की लाशें भी साथ ले जा पाते। वे फल और बाकी बचे संसाधन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी जो टियानलोंग अपने 5 बीस्ट के साथ वहाँ आ पहुँचता है। आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे इस तरफ इतनी हलचल हुई है, जरूर कोई अच्छी चीज मिली होगी। कोई और साथी बोलता है, बकवास मत करो, इतनी दूर से भी जीवों की दहाड़े सुनाई दे रही थीं, जरूर कोई बड़ी लड़ाई हुई है। अब आवाजें बंद हो गई हैं तो शायद लड़ाई खत्म हो चुकी है, जल्दी जाकर देखते हैं, शायद कुछ बड़ा हाथ लग जाए। पास पहुंचते ही जो टियानलोंग हैरान होकर बोलता है, इतनी सारी जीवों की लाशें, देखो वहाँ वो पेड़, वो तो फैंगिंग फ्रूट ट्री लग रहा है। फिर कंफर्म करते हुए बोलता है, हाँ यही वो पेड़ है, बस लगता है ऊपर के फल पहले ही तोड़ लिए गए हैं। लड़के, पेड़ के फल तुमने ही तोड़े हैं क्या? लिन ये बेझिझक जवाब देता है, हाँ फल मैंने ही तोड़े हैं। ज़ोउ टियानलोंग तंज करते हुए बोलता है, काफी ईमानदार निकले तो ये आसान हो गया। ये फेंग्यून फ्रूट का पेड़, हमारा तो पहले से ही इरादा था कि जीव आपस में लड़कर थक जाएं, तभी हम इसे काटेंगे, पर लगता है तुमने पहले ही बाजी मार ली। लिन ये पूछता है, मतलब तुम्हारा इशारा है कि फेंग्यून फ्रूट और वो सारी लाशें अब पूरी तरह तुम्हारी हैं? ज़ोउ टियानलोंग सीधे धमकी देते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत है। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो तुम कब का किसी जानवर का निवाला बन चुके होते। हमने तुम्हारी जान बचाई है तो इसके एवज में संसाधन मांगना बिल्कुल जायज है। लिन ये पूछता है, और अगर मैं नहीं दूं तो? ज़ोउ टियानलोंग धमकाते हुए बोलता है, लड़के मेरी सलाह मानो, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लो। देख रहे हो ना, हमारे पास 5 बीस्ट्स हैं, तुम्हारे पास बस एक शाओफेंग वुल्फ और एक कमजोर सी लोमड़ी है। तुम हमसे मुकाबला कैसे करोगे? इस सीक्रेट रियम में संसाधन तो किस्मत से मिल सकते हैं, पर उसे संभाल पाना असली ताकत पर निर्भर करता है। समझदारी इसी में है कि चुपचाप सब कुछ सौंप दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वरना अगर तुम्हें चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। बाईचुकी गुस्से में फुफकारते हुए बोलती है, बड़ी बदतमीजी है, तुम लोग मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसकी असली शौक वाली आभा फूटती है। जो टियानलोंग का पूरा ग्रुप घबराकर पीछे हट जाता है। कोई चिल्लाता है, इतनी डरावनी आभा, ये क्या हो रहा है? फिर किसी की नजर पड़ती है, चौंक कर बोलता है, तुम तो 3rd यूशु हाई स्कूल के लिन ये हो, एक नया जागा हुआ स्टूडेंट। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? ज़ोउ टियानलोंग घबराते हुए बोलता है, लिन ये क्लासमेट, गलतफहमी हो गई, ये सब बस मजाक था, हम तो बस मजाक कर रहे थे, दिल पर मत लीजिए। लिन ये ठंडे लहजे में बोलता है, अच्छा मजाक था, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक मजाक करता हूँ। ज़ोउ टियानलोंग घबराकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ज़ोउ टियानलोंग हूँ, मेरे पिता ज़ोउ परिवार के मुखिया हैं। जियांगहाई में ज़ोउ परिवार का नाम बड़ा है, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ज़ोउ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाईचुकी बेपरवाही से पूछती है, ज़ोउ परिवार वो क्या चीज है, खाई जा सकती है क्या? पूरा ग्रुप घबराकर एक दूसरे की तरफ देखता है। कोई गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हमने बेवजह इतने बुरे स्वभाव वाले मास्टर को छेड़ दिया, अब तो लोहे की दीवार से टकरा गए, अभी भी कोई मजाक करने की हिम्मत रखता है क्या? ज़ोउ टियानलोंग तुरंत बोलता है, नहीं, कोई मजाक नहीं, बिल्कुल भी मजाक नहीं। बड़े शियान, हम पहचान ही नहीं पाए कि आप कितने बड़े इंसान हैं, हमसे गलती हुई है, आप बड़े दिल वाले हैं, माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिन ये पूछता है, अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम बदला लेने की सोचोगे? ज़ोउ टियानलोंग फौरन कसम खाते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन क्लासमेट, हम कसम खाते हैं, आज की बात हम किसी को नहीं बताएंगे, ना ही कभी बदला लेंगे। अगर झूठ बोले तो हम पर आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत मरे। पूरा ग्रुप एक स्वर में दोहराता है, हाँ, हम कसम खाते हैं। लिन ये तंज करते हुए बोलता है, जबानी वादा तो कोई भी कर सकता है, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश नहीं कर रहे? बाईचुकी सुझाव देते हुए बोलती है, मास्टर अगर आप सच में इन्हें मारना नहीं चाहते तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है। लिन ये पूछता है, कैसा तरीका? वो शान से बताती है, मास्टर भूल गए मैं क्या हूँ? मैं 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ। मेरी सबसे बड़ी महारत भ्रम और मानसिक नियंत्रण की कला में है। फिर ज़ोउ टियानलोंग की तरफ मुड़कर बोलती है, बस मुझे थोड़ा सा सपना दिखाने दो, मेरी आंखों में देखो। ज़ोउ टियानलोंग घबराकर पूछता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? बाईचुकी शांत करते हुए बोलती है, घबराओ मत, आराम से रहो, बिल्कुल आराम से, विरोध मत करो। कुछ पल बाद वो पूछती है, अच्छा बताओ, तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वो स्पेस रिंग है ना? ज़ोउ टियानलोंग सम्मोहित अवस्था में बताता है, हाँ। बाईचुकी आगे पूछती है, उसमें अच्छी चीजें क्या हैं? वो जवाब देता है, कुछ साधना संसाधन है, थोड़े क्रिस्टल्स, कुछ एलिक्सर्स भी। बाईचुकी खुश होकर बोलती है, वाकई खासा मालामाल भेड़ निकला। फिर आदेश देते हुए बोलती है, अब ये स्पेस रिंग अपने हाथों से मास्टर को सौंप दो। ज़ोउ टियानलोंग सम्मोहित अवस्था में अंगूठी उतार कर बोलता है, मास्टर लिन ये
स्पेस रिंग, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। लिन ये चौंक कर बोलता है, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो शिकायत कर रहा था कि स्टोरेज इक्विपमेंट नहीं है, अब तो खुद ही चल कर आ गया। बाईचुकी हंसते हुए बोलती है, मास्टर ये तो सीधे सीधे आपके सामने पेश हो गया, ले लीजिए। लिन ये हिचकिचाकर पूछता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बाईचुकी भरोसा दिलाती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, थोड़ी देर बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे। फिर अंगूठी में जो संसाधन मिलते हैं उन्हें परखते हुए बोलती है, ये देखिए ध्यान साधना विधि भी है। ये जाओ टियानलोंग भी वाकई किस्मत का धनी बच्चा निकला, इतना बड़ा तोहफा दे गया। वो फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पूछती है, तुम सबके पास कोई स्टोरेज इक्विपमेंट है क्या? वो सब बेहोशी में जवाब देते हैं, हमारे पास नहीं है। बाईचुकी तंज करती है, सच में गरीब निकले सब। फिर बोलती है, ठीक है अब बहुत हो गया और निचोड़ने से कुछ नहीं निकलेगा। अब वो सम्मोहन आदेश देती है, अच्छा अब जो कुछ भी अभी हुआ सब भूल जाओ, तुमने हमें कभी नहीं देखा, तुम्हारे बीस्ट जंगली जानवरों से लड़ते हुए घायल हुए हैं, समझे? वो सब सम्मोहित स्वर में जवाब देते हैं, समझ गए। बाईचुकी संतोष से बोलती है, बहुत अच्छा मास्टर, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। लिन ये पूछता है, बस इतना ही? क्या ये सच में सब कुछ भूल जाएंगे? वो भरोसा दिलाती है, बेफिक्र रहिए मास्टर, मैंने इनकी यादों में हेर फेर कर दी है। जब ये होश में आएंगे तो बस इतना याद रहेगा कि किसी जंगली जीवों के झुंड से लड़ाई हुई थी, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। रही बात उस स्पेस रिंग की, तो वो सब यही समझेंगे कि उनसे गलती से कहीं गिर गई, हम पर तो शक करने का सवाल ही नहीं उठेगा। लिन ये तारीफ करते हुए बोलता है, कमाल है। बाईचुकी घमंड से बोलती है, जाहिर है आखिर मैं 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ, ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है, जब मेरी ताकत और वापस आ जाएगी तो इससे भी ज्यादा दमदार तरकीबें इस्तेमाल कर पाऊंगी। ठीक है, अब जल्दी से युद्ध क्षेत्र साफ करके यहाँ से निकलते हैं। कुछ देर बाद ज़ोउ टियानलोंग और उसका ग्रुप होश में आते हैं। कोई घबरा कर पूछता है, अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? सर बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा जवाब देता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या था? कोई और बोलता है, मुझे भी नहीं, बस इतना याद है मेरा शिंग्यू फॉरेस्ट वुल्फ बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसके बाद कुछ याद नहीं। ज़ोउ टियानलोंग अपने बीस्ट को देखकर चौंक कर बोलता है, अरे मेरा दादी मांगशोंग मिट्टी का भालू इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गया? दूसरा बोलता है, मेरा चिक्सिन भी। तीसरा बोलता है, मेरा फ्रॉस्ट वुल्फ भी। सब हैरान होकर बोलते हैं, आखिर हुआ क्या था? फिर अचानक ज़ोउ टियानलोंग घबरा कर बोलता है, रुको, मेरी स्पेस रिंग कहाँ गई? कोई चौंक कर बोलता है, अरे तुम्हारी अंगूठी गायब है। ज़ोउ टियानलोंग परेशान होकर बोलता है, जरूर किसी ने हमारे बेहोश रहते हुए मेरी अंगूठी चुरा ली, पर किसने चुराई? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई कहता है, अगर याद ही रह जाता तो चोरी थोड़ी कहलाती। ज़ोउ टियानलोंग निराश होकर बोलता है, उस कमबख्त चीज को अब हम कैसे ढूंढें? सब मायूस होकर तय करते हैं कि फिलहाल वापस लौट जाएं, अपने घायल बीस्ट को इलाज के लिए ले जाएं, याददाश्त वापस लाने के लिए आत्मशक्ति ठीक होने का इंतजार करें। घर लौटकर लिन ये अंगूठी की चीजों को देखते हुए हैरान होकर बोलता है, ये तो पेयुआनडान, निंगशनडान और शूलिंग ये हैं। ये तो बीस्ट को इवॉल्व करने में मदद करने वाली अच्छी चीजें हैं। बाजार में इनकी कीमत 50-60 लाख से कम नहीं होती। मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए बताता है, ये सब मिलाकर कम से कम कुछ करोड़ की कीमत के होंगे। ज़ोउ टियानलोंग सच में एक अमीर घर से निकला। फिर एक किताब उठाते हुए हैरान होकर बोलता है, ये स्टार फॉर्चून मेथड, ये तो अर्थ रैंक सुपीरियर ग्रेड की ध्यान साधना विधि निकली। वाह, कोई सस्ते में बड़ा माल हाथ लग गया। फिर लिन ये मास्टर लियू से पूछता है, आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? मास्टर लियू सुझाव देते हुए बोलता है, लिन साहब, फेकुई बे के पास एक युंडिंगे नाम की जगह है, खास तौर पर जंगली जीवों के मांस से बना खाना परोसते हैं। माहौल और स्वाद दोनों के मामले में पूरे जांघाई सिटी में सबसे ऊंचे दर्जे का है, बस दाम थोड़े ज्यादा हैं। लिन ये तय करते हुए बोलता है, तो वहीं चलते हैं। पहुंचकर बाईचुकी आसपास का नजारा देखते हुए बोलती है, यहाँ का नजारा तो हमारे घर की बालकनी से भी बेहतर लग रहा है। लिन ये बोलता है, पसंद आया तो अक्सर आ सकते हैं। तभी अचानक लिन ये एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मुड़ता है। सोंग युवे हैरानी से बोलती है, लिन ये, कितना इत्तेफाक है, यहाँ तुमसे मिलना नहीं सोचा था, तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? लिन ये बताता है, अभी अभी अभ्यास से लौटा हूँ, सोचा साथ में रात का खाना भी निपटा लूं। सोंग युवे शालीनता से बाईचुकी की तरफ मुड़कर बोलती है, वाइट जी नमस्ते। बाईचुकी ठंडे लहजे में जवाब देती है, नमस्ते। सोंग युवे खुद परिचय देते हुए बोलती है, वाइट जी मेरा नाम सोंग युवे है, लिनिये की क्लासमेट हूँ। पिछले दिनों अवेकनिंग सेरेमोनी में आपको देखा था, तभी से सोच रही थी आप कितनी खूबसूरत हैं। बाईचुकी सीधे पलटकर बोलती है, मुझे भी लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर शक भरे लहजे में पूछती है, तो क्या तुम भी मेरे मास्टर की सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनना चाहती हो? सोंग युवे घबरा कर सफाई देती है, वाइट जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस अपने क्लासमेट को देखकर सादगी से नमस्ते कहने आई थी। बाईचुकी छेड़ते हुए बोलती है,
बस मजाक कर रही थी, इतना घबराने की जरूरत नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, खुद चलकर मेरे मास्टर से बात करने आई हो। मुझे तो लगा तुम्हारी दिलचस्पी है। सॉन्ग यूए तुरंत सफाई देती है। मेरा और लिनिये का बस साधारण क्लासमेट वाला रिश्ता है, इसके अलावा कोई और सोच बिल्कुल नहीं है। बाईचू की बेपरवाही से बोलती है। अच्छा तो ऐसी बात है। सॉन्ग यूए जाते हुए बोलती है, लिनिये मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। जैसे ही वो जाती है, लिनिये खींचकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही थी? वो तो बस नमस्ते कहने आई थी, इसमें इतना क्या था? बाईचू की सफाई देती है, कैसे नहीं होगा, मास्टर को नहीं पता। अभी अभी उस लड़की ने आपको जिस नजर से देखा उसमें साफ अच्छाई की झलक थी। मुझे तो हर संभावित खतरे को शुरुआत में ही खत्म करना जरूरी लगता है। लिनिये पूछता है, तुम्हें किस आंख से दिखा कि उसे मुझ में दिलचस्पी है? वो दृढ़ता से बोलती है, दोनों आंखों से साफ दिखा, और औरतों का अंदाजा हमेशा सही होता है। मुझे लगता है उसकी दिलचस्पी है तो जरूर है। लिनिये थक कर हार मानते हुए बोलता है, ठीक है, तुम जो कहो वही सही, अब खाना खा लो पहले। अगले दिन बाईचू की लिनिये को थकान महसूस होते देख बोलती है, मास्टर आज पूरे दिन बहुत थके थके लग रहे हैं, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लिनिये मालिश के दौरान पूछे जाने पर अच्छा लग रहा है जवाब देता है, हाँ अच्छा लग रहा है। रोज की साधना जारी रहती है। लिनिये मन ही मन सोचता है, क्या यही एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल का असर है? इस तकनीक को समझना इतना आसान लग रहा है, इसी रफ्तार से चला तो जल्द ही अगले स्तर पर पहुंच जाऊंगा। पता नहीं इस बार कौन बाहर आएगा। फिर एक दिन बाईचू की बाहर से आते हुए बोलती है, मास्टर मैं आ गई। लिनिये पूछता है, कहाँ गई थी तुम? वो शरारत से बोलती है, अंदाजा लगाओ। लिनिये चिढ़कर बोलता है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत रहस्यमयी बनी हुई हो। वो बताती है, ये देखिए, ये है मेरी इन दिनों की मेहनत का नतीजा। मैंने तयंग जिनवू यानी सुन गोल्डन क्रो की जाति प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए 9 आसमानों से सूर्य का सार खींचा और अपने ही मूल स्रोत की शक्ति से इसे संगठित किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये रियाओ जिंगहुआ यानी सूर्य सार सत्व बना पाई हूँ। शियर बीच में बोलती है, ये सूर्य का सार है, इसमें शुद्ध सौर ऊर्जा समाई है, और अगर मास्टर इस रियाओ जिंगहुआ को अपने भीतर घोलें तो इससे मास्टर के भीतर सूर्य ऊर्जा भी बढ़ेगी और शरीर को भी बहुत फायदा मिलेगा। लिनिये हैरान होकर बोलता है, इतना कमाल की चीज है। शियर खुश होकर बोलती है, मास्टर को पसंद आया तो जो भी करना पड़े वो सब सार्थक है। बाईचू की तंज करती है, बस एक टूटा हुआ पत्थर ही तो है, इतना घमंड किस बात का? लिनिये बीच में आकर बोलता है, ठीक है, शियर ने भी मेहनत की है, तुम दोनों ही मेरी अच्छी मददगार हो। जल्दी खाना खा लो, दोपहर में प्रतियोगिता भी है। प्रतियोगिता के दिन भीड़ में स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट गूंजती है। कोई बोलता है, वो देखो, वो है चिन हाओ, फर्स्ट यूशु हाई स्कूल का एसएस ग्रेड टैलेंट। कोई और बताता है, वो है सेकंड यूशु हाई स्कूल का जाओ वूजी, ताकत भी कम नहीं है। कोई और तारीफ करते हुए बोलता है, और वो 8th यूशु हाई स्कूल की देवी शाओ यूए, शक्ल भी इतनी खूबसूरत, ताकत भी इतनी जबरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भविष्यवाणी करता है, मुझे लगता है इस साल की चैंपियनशिप 3rd यूशु हाई स्कूल के लिनिये की ही होगी, आखिर वो एसएसएस ग्रेड टैलेंट है। कोई और असहमति जताते हुए बोलता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पोटेंशियल ऊंचा होने का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल फाइट भी उतनी ही मजबूत होगी। चिन हाओ बड़े घराने से है, गहरी विरासत रखता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ तय नहीं। अनाउंसमेंट गूंजती है, लिनिये प्रतियोगी, आज की प्रतियोगिता में आपका स्वागत है, आपके मैच शुभ हो। आपका रेस्ट रूम बेसमेंट लेवल पर A8 नंबर पर है। मुकाबला दोपहर ठीक 2 बजे शुरू होगा। वक्त आने पर आपको बुलावे की घोषणा सुनाई देगी। लिनिये शुक्रिया कहते हुए बोलता है, जी शुक्रिया। रेस्ट रूम की तरफ जाते हुए सॉन्ग यूए मुस्कुराते हुए बोलती है, लिनिये क्लासमेट, बहुत दिनों बाद मिले। हमारा 3rd यूशु हाई स्कूल आज गर्व से सिर उठा पाएगा या नहीं, ये सब तुम पर ही निर्भर है। लिनिये शालीनता से जवाब देता है, यूए क्लासमेट, तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम भी नॉकआउट स्टेज में काफी दूर तक जा सकती हो। सॉन्ग यूए शुभकामनाएं देते हुए बोलती है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। यूए क्लासमेट को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तभी कोई और आवाज आती है, तुम ही हो लिनिये, एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाले टैलेंट। लिनिये मुड़कर पूछता है, नमस्ते, आप कौन हैं? वो जवाब देता है, मैं जाओ वूजी, 2nd यूशु हाई स्कूल से। सुना है तुम इस बार की प्रतियोगिता में चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़े दावेदार हो, इसलिए विशेष रूप से देखने चला आया कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है। लिनिये विनम्रता से जवाब देता है, कोई खास बात नहीं, बस किस्मत थोड़ी अच्छी रही। जाओ वूजी तंज करते हुए बोलता है, बड़े विनम्र निकले, चलो मैदान में ही असली रंग दिखेगा। लिनिये क्लासमेट, शुभकामनाएं, कोशिश करके हमारे लिए एक चैंपियनशिप जीत कर दिखाना। लिनिये जवाबी शुभकामना देते हुए बोलता है, तुम भी अपना बेस्ट देना। बाद में बाईचू की चिढ़ते हुए पूछती है, मास्टर अभी अभी वो लड़की आपसे इतनी गर्मजोशी से क्यों बात कर रही थी? हंस हंस कर बात हो रही थी। लिनिये बेपरवाही से बोलता है, बस साधारण क्लासमेट्स के बीच का नमस्ते हाय था। बाईचू की तंज करती है, इतनी सी बात पर भी जलन हो रही है क्या मुझे? मैं तो बस इतना कह रही हूँ, अगर वाकई कुछ नहीं है तो ठीक, पर ये तो नहीं रोका
रोका जा सकता कि दूसरी किसी की कोई और सोच हो। आखिर मास्टर इतने काबिल हैं, जरूर किसी की नजर पहले से ही आप पर हो सकती है। शियर सहमति जताते हुए बोलती है, सही कहा। मास्टर की ऐसी असाधारण सुंदर छवि को देखकर कुछ ऐसी बेवकूफ तितलियां खींचे चले आना लाजमी है, पर कोई फिक्र नहीं, जो भी मास्टर के करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। लिन ये थक कर बोलता है, ठीक है, अभी मैच देखते हैं पहले। अनाउंसर की आवाज स्टेडियम में गूंजती है। स्क्रीन के आगे और मैदान में मौजूद सभी दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जंघाई सिटी न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन के नॉकआउट स्टेज में। 5 दिनों की कड़ी छंटाई के बाद आखिरकार 32 फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं। आज वे यहाँ हमारे सामने एक शानदार मुकाबला पेश करेंगे। अब बड़ी स्क्रीन पर रैंडम ग्रुप ड्रॉ शुरू हो रहा है। देखते हैं कौन किसके साथ पड़ता है। ड्रॉ के नतीजे आते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। कोई हैरान होकर बोलता है, अरे इस ग्रुप में तो मौत का समूह बन गया। लिन ये और शाओ युए एक साथ आ गए। एसएस ग्रेट टैलेंट का मुकाबला। एसएसएस ग्रेट टैलेंट से इस ग्रुप में तो अच्छा खासा तमाशा देखने को मिलेगा। सी ग्रुप में शाओ युए लिन ये की तरफ देखते हुए बोलती है, लिन ये नाम तो बहुत सुना है, आज देख ही लेती हूँ अफवाहों वाला एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल असल में कितना दमदार है। लिन ये जवाब देता है, मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। सी ग्रुप का पहला मुकाबला घोषित होता है। लिन ये बनाम लीमो। अनाउंसर पुकारता है, फर्स्ट यूशु हाई स्कूल के लीमो, कृपया आगे आइए। लिन ये, आप भी तैयार रहिए। लीमो आत्मविश्वास से बोलता है, लिन ये, मुझे पता है तुम एसएसएस ग्रेट टैलेंट हो, पर मैं लीमो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अपने सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को बुलाओ, मुझे भी देखने दो अफवाहों वाली 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी कितनी ताकतवर है। रेफरी ऐलान करता है, मुकाबले में किसी भी तरह की निषिद्ध दवाओं का इस्तेमाल वर्जित है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट पर जानबूझकर घातक हमला भी वर्जित है। नियम तोड़ने पर मुकाबले से अयोग्य करार दिया जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए मुकाबला शुरू। लिन ये शांति से जवाब देता है, बेशक, पर तुमसे निपटने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं। जुईफेंग को इशारा करते हुए बोलता है, जुईफेंग तुम संभालो। लीमो चिढ़कर पूछता है, लिन ये, क्या ये मेरी बेइज्जती है? ऐसा लगता है जैसे तुम अपने असली बीस्ट को दिखाने का इरादा ही नहीं रखते। कोई और सोचता है, शायद वो अपना असली पत्ता छुपाना चाहता है। आखिर आगे और भी मजबूत विरोधी हैं। लीमो फिर पूछता है, लिन ये मेरी तौहीन नहीं तो क्या है? लिन ये साफ जवाब देता है, तौहीन जैसी कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है तुमसे निपटने के लिए यही काफी है। वो चिढ़कर बोलता है, अच्छा, तो जब तुम इतनी अकड़ दिखा ही रहे हो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम्हारा ये शाओफेंग वुल्फ कितने पानी में है। मानियो जंगली सांड, मेरे लिए इसे कुचल दो। उसका मानियो जोर से हमला करता है। जमीन थर्रा उठती है। भीड़ में कोई हैरान होकर बोलता है, इतनी तेज प्रतिक्रिया। कोई और चौंक कर बोलता है, इस छोटे से शाओफेंग वुल्फ की रफ्तार तो हैरान करने वाली है। मानियो के इतने बड़े दांव को भी इतनी आसानी से चकमा दे गया। क्या यही एस ग्रेड पोटेंशियल युशुशी की असली ताकत है? रेफरी ऐलान करता है, सी ग्रुप का पहला मुकाबला, विजेता लिन ये। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ जाती है। कोई बोलता है, जीत गए, इतनी आसानी से जीत गए। पूरे मुकाबले में एक तरफा दबदबा रहा। तो दोस्तों, लिन ये अपने पहले मुकाबले में पूरी तरह छा गया, एक तरफा जीत के साथ। पर असली मुकाबले अभी बाकी हैं। शाओ युए जैसी एसएस ग्रेट टैलेंट के साथ उसका सामना अभी होना बाकी है, और उसके अंदर सोई हुई बाकी 7 आत्माएं भी कभी भी जाग सकती हैं। और आगे क्या होगा ये जानने की बेताबी के मामले में आप सब भी भाई एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो अगर ये कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि शाओ युए वाला मुकाबला और वो बाकी 7 आत्माओं का राज अगले पार्ट में खुलने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।